भारत में 2026 के बाद होने वाला परिसीमन अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि ये देश की राजनीति, क्षेत्रीय संतुलन और भरोसे का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ये पूरा विवाद केवल लोकसभा सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस सवाल से जुड़ा है कि देश के अलग अलग हिस्सों की राजनीतिक ताकत कैसे तय होगी और क्या सभी क्षेत्रों को बराबरी का एहसास मिल पाएगा या नहीं। विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन का मतलब होता क्या है। लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर तय करना, इसे ही परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन कहा जाता है। अभी तक ये प्रक्रिया 1976 से फ्रीज है, ताकि उन राज्यों को नुकसान ना हो जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया और अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखा। इसमें दक्षिण के कुछ राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखा है, और यही कारण है कि दक्षिण के राज्य, जिसमें खास तौर पर तमिलनाडु शामिल है, वहां से विरोध की आवाजें जोरों शोरों से उठ रही हैं। लेकिन 2026 के बाद जब नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, तो ज्यादा आबादी वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का नुकसान हो सकता है, इनका अनुपात घट सकता है। यही बदलाव इस पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों में जो असंतोष दिख रहा है, उसकी वजह सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि उस सोच से जुड़ी है। उन्होंने वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इन राज्यों में फर्टिलिटी रेट कम है और मानव विकास के सूचकांक बेहतर हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने देश पर जनसंख्या का दबाव कम करने में योगदान दिया है। अब अगर उसी के आधार पर उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाती है, तो ये उनके लिए एक तरह की सजा जैसा महसूस होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत का देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। ऐसे में अगर उनकी राजनीतिक ताकत कम होती है, तो ये एक असंतुलन पैदा कर सकता है, जहां आर्थिक योगदान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच अंतर बढ़ सकता है। ये और चिंताजनक, या फिर यूं कहें कि इस पर संवाद किया जा सकता है, संवाद योग्य पॉइंट है। यही वजह है कि ये मुद्दा धीरे धीरे नाराजगी से गुस्से में बदलता जा रहा है और केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार का पक्ष भी सामने आया है। अमित शाह ने संसद में यह स्पष्ट किया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की सीटों में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2026 के बाद होने वाला परिसीमन, जो कि जनगणना के हिसाब से होगा, ना कि मतगणना के हिसाब से, दक्षिण के राज्यों के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद होगा। उनके मुताबिक एक 50% वृद्धि मॉडल पर काम किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा। इससे दक्षिण भारत की सीटें बढ़कर 129 से 195 हो जाएंगी और कुल हिस्सेदारी लगभग 24% के आसपास बनी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसकी एक बड़ी वजह है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति का वोट बराबर होना चाहिए, यानी जहां आबादी ज्यादा है वहां प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर इसे पूरी तरह लागू किया जाता है, तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों का प्रभाव बढ़ जाएगा, कम आबादी वाले लेकिन बेहतर विकास वाले राज्यों की ताकत घट सकती है, और यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो दक्षिण के राज्य उठा रहे हैं। यही संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौती भी है, मुश्किल भरा काम है। ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ता है। सीटों का फेरबदल राजनीतिक दलों की ताकत, चुनावी रणनीति और सरकार बनाने की संभावनाओं को बदल सकता है। इसीलिए कोई भी फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा होता है। यही वजह है कि अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट और अंतिम रोड मैप सामने नहीं आया है। इस स्थिति में समाधान के तौर पर कई विकल्प सामने रखे जा चुके हैं। पहला, नो लॉस मॉडल,
इसमें यह प्रस्ताव है कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ा दी जाएं, लेकिन किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम ना की जाएं। इससे उत्तर भारत को अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी, लेकिन दक्षिण अपनी वर्तमान ताकत बनाए रखेगा। यह तरीका पूरी तरह से विवाद खत्म नहीं करेगा, लेकिन टकराव को कम कर सकता है। हालांकि इसमें भी चिंता बनी रहती है कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ने से शक्ति संतुलन फिर भी बदल सकता है। दूसरा विकल्प है हाइब्रिड फॉर्मूला का। इसमें सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ना होकर अन्य मानकों को भी शामिल किया जाए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, टैक्स योगदान और विकास के स्तर को भी ध्यान में रखा जाए। इससे एक संतुलित मॉडल बन सकता है जिसमें सभी राज्यों को न्याय का एहसास हो। लेकिन इस तरह का मॉडल लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई जटिल गणनाएं और सहमति की जरूरत होगी। तीसरा महत्वपूर्ण विकल्प है राज्यसभा को मजबूत करना। अगर लोकसभा में संख्या के आधार पर असंतुलन बढ़ता है, तो राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां देकर राज्यों की आवाज को संतुलित किया जा सकता है। इससे संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी और राज्यों को यह भरोसा होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। इसके अलावा एक और उपाय आर्थिक संतुलन यानी फिस्कल बैलेंसिंग का भी है। अगर किसी राज्य की राजनीतिक हिस्सेदारी कम होती है, तो केंद्र सरकार टैक्स शेयरिंग, ग्रांट्स और विकास परियोजनाओं के जरिए उसे अतिरिक्त समर्थन दे सकती है। इससे यह संदेश जाएगा कि उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और उसे बराबरी का महत्व दिया जा रहा है। यह समझना जरूरी है कि परिसीमन का यह पूरा विवाद केवल सीटों के बंटवारे का मुद्दा नहीं है। ये भरोसे और संतुलन की राजनीति का भी सवाल बन चुका है। अगर दक्षिण भारत के राज्यों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी आवाज और ताकत दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो यह संकट टल सकता है। लेकिन अगर यह भरोसा नहीं बन पाया, तो आने वाले समय में यह मुद्दा देश के भीतर एक बड़े क्षेत्रीय टकराव का रूप भी ले सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गणितीय संतुलन बनाने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक संतुलन कायम रखने की भी है। परिसीमन का फैसला आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे बेहद सोच समझकर और सभी पक्षों के साथ उन्हें लेकर आगे बढ़ना होगा।